अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज तो सुबह से ही बल्कि यूं कहा जाए धमाकेदार खबरों का सिलसिला जारी रहा। और सबसे पहले तो खबर आई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से, जहां पर सीएम केपी अली अमीन गंडापुर ना सिर्फ मुंतखब हो गए बल्कि उन्होंने धुआंधार किस्म की तकरीर भी की है। उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। फिर जनाब कौमी असम्बली की अगर बात करें तो वहाँ पर एक और बड़ा धमाकेदार हंगामा खेज सेशन जहाँ पर हुआ है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। और उसके साथ साथ जनाब बात करेंगे, आपको बताएंगे इमरान रियाज और असद तूर के केसेस के हवाले से। और लास्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो कहा वो करके दिखाया। ब्यूरोक्रेसी को नुकेल डालना कितना ज़रूरी है और कैसे इनके हाथ रोके जाएंगे, इसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त फैसला दिया जस्टिस बाबर सत्तार ने। इसके ऊपर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले ज़रा बात हो जाए जी, आज जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक और तारीख रकम हुई है और तीसरी दफ़ा मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर हुकूमत बनाने में कामयाब हुई है और एक हैट्रिक आप कह सकते हैं इसे। और ये वाहिद सूबा जहाँ पर तीसरी दफ़ा किसी को बैक टू बैक मौका मिला है कि वो इक़्तिदार संभाल सके। और इस दफ़ा जो मौका मिला है वो तो शायद ही किसी के हिस्से में आया हो कभी, कि जिस तरीके से ओवरवेलमिंग किस्म की मेजॉरिटी थी। इवन इन्हें अगरचे कि मखसूस नशस्तें यहाँ पर भी नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद भी वो अकेले ही इस सूबे में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। 3/4 से इनकी यहाँ पर अक्सरियत थी और इन्होंने बासानी 92 वोट हासिल करके अपने आप को वज़ीर आला मुंतखब करवा लिया अली अमीन गंडापुर साहब ने। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, इनकी नामजदगी के ऊपर बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे थे कि बड़े हार्ड लाइनर हैं और बहुत सारे इनके मामलात के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं। और फिर जो पर्सनैलिटी वो रखते हैं वो बड़ी हॉकिश पर्सनैलिटी है। और लोगों का ये मानना था कि ये एक तरह से लड़ाई का पैगाम है इमरान खान की तरफ से, मफामत का पैगाम नहीं है। अगर अली अमीन गंडापुर जैसे एक एग्रेसिव बंदे को उन्होंने नामजद किया है। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर नॉर्मल हालात होते तो शायद इसके ऊपर कोई और बात होती, लेकिन जिन हालात में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वहाँ पर उन्हें ज़रूरत इस बात की है कि उन्हें नंबर 1 दलेर और दबंग लोग चाहिए और नंबर 2 लॉयल लोग चाहिए जो इमरान खान से लॉयल हों। तो ये दो खूबियाँ इस वक्त अली अमीन गंडापुर में ज़ाहिर है मौजूद हैं। बाकी अब वो कितने अच्छे कॉम्पिटेंट एक सीएम बन सकेंगे ये तो ज़ाहिर अब जब वो इस कुर्सी पे बैठे हैं तो अब वो आगे आने वाले वक्त में ही प्रूव कर सकेंगे कि उनकी इस हवाले से जो सिलेक्शन थी वो ठीक थी या नहीं थी। लेकिन जहाँ तक इस वक्त पीटीआई से जो मामलात जुड़े हुए हैं और जो सियासी इसके इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो है उनका एक नामजदगी और उनका वज़ीर आला मुंतखब होना एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और यकीनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं आज वो काफ़ी इस बात के ऊपर मुतमईन है कि कम अज़ कम उनकी तरफ ये ज़रूर हुआ है कि जिसको उन्होंने वोट दिया है उसकी हुकूमत बनने में कामयाब हो गए। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने जो पहला ही खिताब किया वो बहुत ज़बरदस्त था। उनके खिताब की 4 बातें बहुत अहम हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने अपने खिताब में कहा कि वो जो धांधली के इल्ज़ामात हैं उसके हवाले से बिल्कुल क्लियर हैं और वो समझते हैं कि अगर किसी को भी इस बात पर एतराज़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म की धांधली हुई है या कोई शक शुबा है रिजल्ट्स के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं अपनी सीट ऑफ़र करता हूँ और उसके अलावा भी खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी हल्का हो जिसको कोई भी खोलना चाहे, जिसके लिए कोई भी कहीं भी दरख्वास्त दे तो वो इसको वेलकम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जिसके हाथ साफ़ होते हैं, जिसको पता है कि वो वाकई जेन्युइन जीत कर आया है, उसके लिए ये चैलेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन क्या यही चैलेंज मरीम नवाज़ कर सकती हैं? क्या वो ये कह सकती हैं कि जी हाँ मेरा हल्का खोल लें? क्या वो ये कह सकती हैं कि पंजाब असम्बली में किसी के भी हल्के खोल लें? वो बिल्कुल इसको फैसिलिटेट करेंगी। एक प्रोग्राम में अस्मा बुखारी साहबा मेरे साथ मौजूद थी और उन्होंने ये कहा कि जी ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, जिनको एतराज़ है वहाँ जाके करें। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कानूनी तौर पर कि ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, लेकिन ट्राइब्यूनल्स में जिस तरह फैसले होते हैं वो भी सबको पता है। पूरी असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाती है, फैसले नहीं आते। तो ऐसी सूरत में चीफ मिनिस्टर के पास बहुत सारे एग्जेक्टिव इख्तियारात होते हैं। अब वो जैसी भी चीफ मिनिस्टर बन गई हैं, बना दी गई हैं, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल इख्तियारात तो उनके पास हैं। तो अगर वो इतनी नीट एंड क्लीन हैं और उनके ऊपर कोई इस तरह का मसला नहीं है कि जी उनकी कोई जेन्युइन जीत नहीं है, तो फिर वो करें ना ऐलान।
वो लिख सकती हैं इस हवाले से, अपनी इलेक्शन कमीशन को भी लिख सकती हैं। इसके अलावा वो हाई कोर्ट को लिख सकती हैं कि एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए और जो भी तहकीकात है धांधली से मुतालिक जिन हलकों के ऊपर, उसको बिल्कुल किया जा सकता है प्रॉब। वो क्यों नहीं ऐसा करेंगी? इसलिए कि उन लोगों को पता है कि उनके पल्ले कुछ है नहीं, तो इस वजह से वो कोई भी इस तरह का कदम या चैलेंज नहीं ले सकेगी। वरना तो पीटीआई के बहुत सारे लोग यूं भी फॉर्म 45 लेके जगह जगह चैलेंज करते फिर रहे थे, चाहे वो शौकत बसरा साहब हों, आलमगीर खान साहब हों या और बहुत सारे, सब ले लेके फिर रहे हैं कि जी आओ आके चैलेंज कर लो हमें, आओ मुकाबला कर लो। किसी एक बंदे ने पीएमएलएन के फॉर्म 45 नहीं दिखाए। क्यों नहीं दिखाए? तो ये बुनियादी तौर पर बात है कि जब चोर आप होते हैं तो फिर आप इस किस्म की ऑफर्स या चैलेंज नहीं कर सकते कबूल। लेकिन अगर आप क्लीन होते हैं तो आप फिर धड़ल्ले से कहते हैं कि आओ भाई चेक कर लो जिसने चेक करना है। तो अली अमीन गंडापुर साहब का जो आज पहला ये जो भी चैलेंज था या ऐलान था, ये था धांधली के हवाले से। दूसरा, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुलिस ने गैर कानूनी FIRs काटी पीटीआई के लोगों के ऊपर, कारकुनान के ऊपर, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर, ये सब नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि जिन FIRs में सबूत बिल्कुल कोई नहीं मिला, उनको 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि इनको ख़त्म करो, और अगर इसको ख़त्म ना किया तो फिर आप ज़रा तैयारी कर लें कि आपके साथ होता क्या है। तो उन्होंने अब इसमें जो है, जिसको कहते हैं ना सीधे बैट से, आज वो शहबाज गिल साहब ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, सीधे बैट से बैटिंग शुरू कर दी। कि कहने का मकसद ये है कि भाई सीधे हो गए वो, कि अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। और ये ज़रूरी भी है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें इस्लाहात हों, उनको नुकेल डाली जाए। वरना जो हमने पिछले 2 सालों में देखा है कि जो पुलिस के महकमे ने किया है, जो ब्यूरोक्रेसी ने किया है, उसके बाद तो नफरत हो गई है लोगों को इनसे, और इनकी इस्लाह किए बगैर मुल्क आगे चल ही नहीं सकता। क्योंकि करता धरता तो ये लोग होते हैं बुनियादी तौर पर। फैसले ज़रूर करती है पॉलिटिकल लीडरशिप, लेकिन अमल दरामद तो इन लोगों ने करना होता है। और अगर इन जैसे करप्ट लोग, इस तरह के लोग, दबाव में आने वाले, कॉम्प्रोमाइज़ लोग और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले लोग हमारी जड़ों में बैठे हुए हैं, तो फिर इनको ठीक किए बगैर कैसे मुल्क आगे चल सकता है? तो ये बड़ा ज़रूरी है। अली अमीन गंडापुर साहब ने इस हवाले से ये जो फैसला किया है या ऐलान किया है, ये पीटीआई वालों के लिए एक बड़ा रिलीफ भी है और एक बड़ा हौसला भी है। और इससे ये पता चलता है कि किस तरीके से जो है सारी सिचुएशन को पहले भी मैनिपुलेट किया गया, और अब उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने कह दिया कि जी जिनके खिलाफ सबूत नहीं है, FIRें ख़त्म की जाएं। 10-10 महीने हो चुके हैं। तीसरा जो उनका एक अहम मुतालबा था वो ये कि जिस किस्म के इलेक्शन कराए गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हों, क्योंकि जो पूरा मैंडेट है ओवरऑल, जो ख़ास तौर पर कौमी असम्बली का, वो बिल्कुल उठा के पकड़ा दिया गया पंजाब असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी दूसरे जो पार्टीज़ हैं उनको। तो इसलिए उन्होंने इसके ऊपर भी एक इस्तीफ़े का मुतालबा किया। तीसरा जो उन्होंने, चौथी जो उन्होंने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब का फ्री एंड फेयर किस्म का ट्रायल होना चाहिए और उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। इस वक्त जो सारी ये गेम है, ये सारा जो वोट आज उन्हें भी मिला है, वो सब इमरान खान की वजह से मिला है। तो बड़े क्लियर हेडेडली उन्होंने ये 3-4 पॉइंट्स लिए हैं। उसके अलावा जो उन्होंने ज़ाहिर है अवामी मफाद के मनसूबों वगैरह पे बात की है, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी उसमें। सेहत कार्ड के हवाले से वो सबको पता है कि वो तो ज़ाहिर है फ्लैगशिप प्रोग्राम था ही पीटीआई का। और फिर उसके बाद ये भी उन्होंने कहा है कि जी जो विरासत के हुकूक हैं उसके लिए ख़वातीन के लिए फ्री असिस्टेंस, लीगल असिस्टेंस, कानूनी मुआवनत फ्राहम की जाएगी सरकार की तरफ से। ये बहुत बड़ा ऐलान है, इस पर अमल होना चाहिए। इसके अलावा भी जो ओवरऑल पुलिस इस्लाहात हैं उसके हवाले से और दीगर बहुत सारे जो गवर्नेंस के मामलात हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि कोई नहीं, कोई टॉलरेंस नहीं होगी, करप्शन ना खुद करेंगे ना करने देंगे। तो ये सारी फिर उन्होंने साथ में ऐलानात किए। तो बहरहाल जी एक बड़ा दिन। अली अमीन गंडापुर साहब, वही अली अमीन गंडापुर जिनके बाल काटे गए, जिनको हथकड़ियाँ लगाई गई, जिनके मुंह पे कपड़े डालकर इन्हें दहशतगर्दों की तरह अदालतों में पेश किया गया, आज वो सूबे के वज़ीर आला बन चुके हैं। इसीलिए कहा जाता है जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अब आगे बढ़ जाते हैं। कौमी असम्बली में शोर शराबा आज के दिन भी जारी रहा है। कौमी असम्बली में आज स्पीकर का इंतखाब होना था और आज फिर से आते साथ ही पीटीआई ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे तयशुदा प्लान के तहत आई थी कि एग्रेसिव रहना है और बिल्कुल इन्हें स्पेस नहीं देनी। मैंने कल भी ये बात कही थी और आज भी कही कि इन्होंने, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि पीएमएलएन वगैरह या हुकूमत की जमातें जो हैं वो मेजॉरिटी में यहाँ पर तशरीफ़ रखे हुए हैं। सारी जो आप समझ लें कि कौमी असम्बली की कार्रवाई है उसमें डोमिनेंट रहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और यही बात इन्हें इस वक्त जो है पेट में दर्द का बाइस बनी हुई है कि हम ये आखिर हुकूमत, ये असम्बली चलाएंगे कैसे, जिस तरह का ये इन्हें टफ टाइम दे रहे हैं। आज उन्होंने फिर से वही मुतालबा किया कि ऐवान पूरा नहीं है, मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की गई, तो कोई भी कार्रवाई इसमें होगी, अगर स्पीकर का इंतखाब होगा, कुछ होगा,
तो वो सब जो है वो गैर कानूनी होगा, नाजायज़ होगा। इसके अलावा गैलरी में आज नाखुशगवार वाक़या पेश आया, वहाँ से कुछ बदतमीज़ लोग आज भरे हुए थे। ख़ासतौर पर मेरे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए मैं इल्ज़ाम नहीं लगा सकती कि किस जमात के हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ वो नारेबाजी कर रहे थे और उनके मेंबरान को गालियाँ दी, जिसके ऊपर उनकी तरफ से काफ़ी एहतजाज हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से, और फिर स्पीकर ने सिक्योरिटी बुलाकर उन लोगों को वहाँ से रिमूव करवाया। तो कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो लोग वहाँ पर कैसे आए होंगे, किसकी तरफ से आए होंगे। अब जी आगे अगर कार्रवाई की बात करें, उमर अयूब साहब आज एक दफ़ा फिर से छा छू गए और उन्होंने वहाँ पर खूब लत्ते भी लिए। जो फॉर्म 47 के तहत आए हुए लोग थे, उन्होंने कहा ये स्ट्रेंजर्स हैं, इनको तो हक ही नहीं है कि ये इस किस्म से जो है वो आके वोट करें। और इसके साथ साथ उन्होंने, उनका गला काफ़ी ख़राब था, जिस पर स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने उन्हें कहा कि भाई आपका गला ख़राब है। उन्होंने कहा गला ख़राब है तो क्या हुआ, कट भी जाए तो हम आवाज़ यही लगाएंगे कि इमरान खान को रिहा करो। तो एक दफ़ा फिर से उन्होंने इमरान खान के लिए नारेबाजी की। आज भी सारा दिन जो PTI के लोग थे उसके ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर जो है उनको रिहा करो, कैदी 804 और इमरान खान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लगाते रहे। एक इंटरेस्टिंग बात है, और वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब स्पीकर का इंतखाब हो रहा था, वोटिंग का अमल जारी था, इस दौरान उमर अयूब साहब को माइक दे दिया राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, और जब इसी दौरान नाम पुकारा गया नवाज शरीफ साहब का कि वो आके वोट कास्ट कर लें, तो उन्होंने जब जाके वोट कास्ट किया तो चूंकि माइक उस वक्त उमर अयूब के पास था, तो उमर अयूब साहब ने तो फिर मौके को गनीमत जाना और साथ ही चोर चोर के नारे लगा दिए। तो कुछ लोगों का ख्याल है वैसे कि ये जानबूझकर पीपल्स पार्टी PMLN के साथ कुछ इस किस्म की गेम खेल रही है। राजा परवेज़ अशरफ ने जानबूझकर ऐन उस मौके के ऊपर माइक उनको दे रखा था उमर अयूब साहब को, कि जब के मियाँ साहब को जो है आना था वोट डालने के लिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग हो सकती है यानी स्टडी के बीच में से, तो ये लोग आपस में अभी भी एक दूसरे को तंग करने के ही मूड में है। ये अलग बात है कि उन्हें एल्फी से जोड़कर जो है साथ बिठा दिया गया। इसके अलावा जनाब आज के जो दिन है उसमें ज़ाहिर है इंतखाब तो हो ही जाना था। अयाज सादिक साहब का इंतखाब हो गया, एक दफ़ा फिर से वो स्पीकर बन गए हैं, पहले भी बन चुके हैं, लेकिन जो लेजिटिमेसी है इस वक्त वो नहीं है इन लोगों के पास, और ये एक सबसे बड़ा मसला है, और ये मसला इनको खुद भी पता है। यही वजह है कि ये लोग खुद भी उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जनाब इसमें अब ओवरऑल यही शोर शराबा जारी रहा है। शेर अफजल मरवत साहब आज बड़ा खुल खिला के आ रहे थे। कुछ लोगों का ये भी बताना है, रिपोर्ट किया उन्होंने कि जूता भी दिखाया उन्होंने PMLN के रहनुमाओं को, या वहाँ पे जो मेंबर्स मौजूद थे। तो बस अब ये सब कुछ हमें जो है वो आगे जो है नज़र आता रहेगा बार बार असेंबली में, क्योंकि इस वक्त जो एक हमें नज़र आ रहा है PTI की कैफियत, वो जाहिर है वो ये है कि उनका मैंडेट चोरी है, तो इसके ऊपर चुप करके तो नहीं बैठेंगे। और अब इस सारे अमल का जो इन्होंने कौमी असम्बली में एक पुरजोर किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, जो KP में इन्हें कामयाबी मिली है, उसका पूरा असर जो है वो कल के एहतजाज में आपको नज़र आएगा जो सड़कों पर होने वाला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कल PTI ने और दीगर जमातों ने हफ्ते के रोज़ एहतजाज भी करना है, रोड्स के ऊपर भी निकलना है, बाहर आवाम के साथ निकलना है। तो जो इन्होंने सारा ये एक मोमेंटम बनाया है ऐवानों के अंदर, उसका असर आपको कल के एहतजाज में भी नज़र आएगा। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि क्या सूरत हाल है जो सहाफ़ियों के ऊपर मामलात हैं। एक तो आज मेरे साथ तो ये मामला पेश आया, पता नहीं आप लोगों के साथ आया ही नहीं, लेकिन VPN के बावजूद भी मेरा ट्विटर तो काम नहीं कर रहा था, उस तरह से बड़ा स्लो जा रहा था। लेकिन बहरहाल काफ़ी मुश्किल है सहाफ़त के लिए। इमरान रियाज भाई को गिरफ्तार किया गया, और इमरान रियाज को पहले तो एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर रखा था, और बार बार की पेशियों पर भी एंटी करप्शन कोई सबूत कोई चीज़ पेश नहीं कर सकी, और ना उनके हुक्काम पेश हो रहे थे। आज उनकी ज़मानत इसमें कंफर्म थी, लेकिन ऐन उस वक्त के जब उनको ज़मानत क्या मिलती कि वो दहशतगर्दी अदालत के जो पुलिस दहशतगर्दी के मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर उनको वहाँ से सीधा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ले जाया गया। वहाँ पर उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया, जो कि मिल गया। और ये केस है बेसिकली मार्च का, कोई ठीक है ना, मार्च 2022 या 23 का केस है, जिसमें ये इल्ज़ाम है कि जनाब इमरान रियाज खान ने दहशतगर्दी को जो है वो फैसिलिटेट किया या दहशतगर्दी की है, तो उनकी दफात के तहत उनके ऊपर जो है वो ये सारा लगा है। अब इमरान रियाज को रिमांड पर तो दे दिया गया, तो फिलहाल तो वो इस पे ज़ाहिर ज़मानत अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो गुफ्तगू उन्होंने पुलिस वैन में की वो बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो हमेशा की तरह हशाश बशाश और पुरअज़्म नज़र आए, मुस्कुराते हुए नजर आए, और वाज़े उन्होंने कहा कि सबको पता है कि क्या मैं दहशतगर्द हूँ। यानी उस दिन वहाँ पर और कई आए हुए थे, रिपोर्टर्स भी, एंकर्स भी, सहाफ़ी, जो कि कवरेज के लिए आ रहे थे। और उस दिन ज़मान पार्क के उस वक्त तो तकरीबन रोज़ ही लोग जाया करते थे, और कुछ ना कुछ हो रहा होता था एक्टिविटी वहाँ पर।
तो क्या वहाँ पर कोई अब कवरेज के लिए आएगा सहाफ़ी, तो क्या वो भी इसी उसमें कंसीडर कर लिया जाएगा कि चलो जिस पे भी मुकदमा डाल दो। तो ये सारी इंतकामी कार्रवाई है, बहुत ऑब्वियस है। और ये इतने महीनों बाद आज इनको अचानक से याद आया कि जनाब ये इसमें इमरान रियाज मुलव्विस था या मतलूब था। तो बहरहाल ये सारी इंतकामी कार्रवाई को इमरान रियाज भाई ने आज वाज़े तौर पर कहा है कि ये शहजादी को खुश करने के लिए किया जा रहा है, मरियम नवाज़ की तरफ उनका इशारा। और इसमें कोई ख़ास हमें ज़्यादा शक भी नहीं है, ज़ाहिरी सी बात है कि जो उन्होंने करप्शन बेनकाब की है शरीफ फैमिली की, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है पूरी शरीफ फैमिली को। और इसीलिए मरियम नवाज़ ने हल्फ उठाने से पहले ही इमरान रियाज को पाबंद सलासल कर दिया कि वो मज़ीद इस बारे में बोल ना सकें। तो असल में ये बेसिकली सिर्फ ज़बाबंदी की गई है। इसी किस्म का मामला सतूर के साथ पेश आया है। वो भी चूँकि बहुत खुल खुलाकर ताकतवर हलकों पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जो उसमें किरदार था उसके हवाले से बात करते हैं, तो उनको भी इसीलिए पाबंद सलासल किया गया। उनका भी रिमांड लिया गया और उस रिमांड के अंदर जो खबर कल मैंने आपको दी थी कि उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी, भूख हड़ताल से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बिगड़ रही है। पहले भी वो कोई इतने सेहतमंद मोटे ताज़े नहीं हैं, दुबले पतले से ही हैं। और कल उनकी वालदा भी जब उनसे मिल के गई हैं तो वो बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया लेकिन उसने भूख हड़ताल ख़त्म नहीं की। और आज बाकायदा इस सिलसिले में अदालत को एक दरख्वास्त दी गई है कि उनको मेडिकल एड फ्राहम की जाए क्योंकि उनकी हालत बिगड़ रही है। तो उनकी वकील जो हैं ईमान मज़ारी, उनकी तरफ से भी आज गुफ्तगू में ये बताया गया है। तो ये सारी सिचुएशन सहाफ़ियों को फेस करना पड़ी है। जो असद तूर के ऊपर दबाव है वो इस चीज़ के हवाले से है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन और जो भी उनके गैजेट्स हैं उनके पासवर्ड्स उनको फ्राहम करें, उसका फोरेंसिक करने दें। और उसकी वजह ये है कि वो जानना चाहते हैं कि उनके सोर्सेज क्या हैं। असद तूर साहब का ये मानना है कि ये एक बेसिकली जाहिर है कि सहाफ़ी का हक है कि वो अपने सोर्सेज को कभी भी किसी के सामने भी डिस्क्लोज़ नहीं करता, तो वो ये ऐसा नहीं करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर दबाव है इस बात के ऊपर। और यही वजह है कि वो इसी सारे मामले के ऊपर फिर उन्होंने एहतजाजन भूख हड़ताल कर रखी है। तो दोनों सहाफ़ियों की सेहत के हवाले से भी तशवीश है और इनकी जवाबबंदी के ऊपर भी तमाम सहाफ़ियों को मिलकर मज़ीद ज़ोर डालने की, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लेकिन आवाज़ उठ रही है, लेकिन उस तर्ज उस ज़ोर से नहीं उठ रही जिस ज़ोर से उठनी चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें मामला है। अब आ जाते हैं जी बाबर सत्तार साहब के गैर मामूली फ़ैसले की तरफ। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने तौहीन अदालत केस में DC इस्लामाबाद को और SSP ऑपरेशंस को सज़ा सुना दी है और SHO को भी। DC इस्लामाबाद को 6 महीने और SSP ऑपरेशंस को 2 महीने की सज़ा और साथ साथ जुर्माने भी उन्हें आयद किए हैं। और उन्होंने ये केस बेसिकली इनके ऊपर था कि जब अदालत ने मना कर दिया था कि शानदाना गुलजार साहिबा या शहरयार आफरीदी साहब को गिरफ्तार नहीं करना MPO के तहत, तो इसके बावजूद भी DC साहब ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया। तो ये उन्होंने तौहीन अदालत की। इसके खिलाफ ये जो शहरयार आफरीदी साहब हैं इन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं थ्रू आउट इस केस की हेयरिंग में बहुत सख्त रिमार्क्स देते रहे और उन्होंने आज इसके ऊपर फिर फैसला भी फाइनली सुना दिया। फैसला तो अच्छा किया उन्होंने सुनाया और ज़रूरी है कि ब्यूरोक्रेसी को लाजमी तौर पर सज़ाएं सुनाई जाएं जो कि अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों को फिर भी इतनी ज़्यादा हल्लाशेरी दी हुई है, इतना इनको कॉन्फिडेंस है कि इन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता कि आज सज़ाएँ सुनने के बाद भी ये साहब जब अदालत से तशरीफ़ लाए हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, कोई परेशानी नहीं है चेहरे के ऊपर। उन्हें पता है कि जनाब ये सज़ाएँ उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालांकि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने खुद ही ये सज़ाएँ फ़िलहाल 1 महीने के लिए मुअत्तल कर रखी हैं कि चूँकि सज़ाएँ कम होती हैं तो वैसे भी वो अपील में फ़ौरन मुअत्तल हो ही जाती हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी रऊनत का, कि बजाय इसके कि शर्मिंदा हों, ये स्टिल इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हैं कि इन्होंने जो किया ठीक किया। और फिर उसके बाद और मज़ीद सुनिए कि जो इस्लामाबाद पुलिस का ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर से एक ट्वीट आती है कि जनाब इन्होंने जो भी किया वो हमने आमा की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया और बिल्कुल आइन के मुताबिक किया। यानी साफ साफ रऊनत नज़र आ रही है कि जी हमारे जूते की नोक पर अदालत का फैसला, और कहा जी हम तो इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे। बाकी जो ज़्यादा ऑफेंसिव बात है वो ये कि ये तीनों जो मेंबरान और अफसरान हैं ये अपने ओहदों पे बरकरार रहेंगे और अपने काम करते रहेंगे। ये कितना शर्मनाक है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं इन लोगों का कि ये लोग किस तरीके से अदालतों के हुक्म को, सज़ाओं को जूते की नोक पर रखे हुए हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जो मर्ज़ी सज़ा दी वो बंदा वहीं रहेगा और काम भी करेगा। तो ये तो सूरत हाल है यहाँ पर।
तो और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ज़रा मज़ीद सख्त फैसला आने और अमल दरामद करवाने की ज़रूरत है, वरना इससे पहले भी हम यही देख रहे हैं कि अदालतों में अमल दरामद की सूरत हाल है क्या जो उनके फैसलों की। आप देख लें, सिंध हाई कोर्ट को 10 दिन हो गए हैं फैसला दिए हुए कि ट्विटर बहाल करो, कहाँ ट्विटर बहाल हुआ है? तो ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये सिलसिला शुरू हुआ है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की हुक्म अदूली से। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो सका और चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त उन लोगों को नहीं लाइन हाजिर करवा कर सज़ा दे सके, कमज़ोरी दिखाई, तो उसके बाद एक एग्जाम्पल सेट हो गई है। अब हर कोई हाई कोर्ट का फैसला हो या किसी छोटी अदालत का फैसला हो, उसको जूते की नोक पर रखता है। अगर उसने नहीं मानना तो नहीं मानना। हाँ, जो पसंद है फैसले, जो खुद करवा रहे हैं अपनी मर्जी से फैसले, तो वो बेशक वो आप अमल दरामद देख लें, फैसला आने से पहले ही काम शुरू हो जाता है। ये वाली सूरत हाल है जी। और इसी के खिलाफ जो है ये पूरा बेसिकली एक नैरेटिव है जो कि आज अवाम इन सब चीज़ों से नफरत करती है, इस निज़ाम से नफरत करती है। यही वो वजह है बुनियादी तौर पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।